श्रेणी एलसीआर युक्त एसी परिपथ। हम जानते हैं हमारा जो परिपथ है उसमें क्या क्या एल है, सी है, आर है, मतलब कुंडली धारिता और प्रतिरोध। ये हो गया मेरा संधारित्र एलसीआर लिखा तो एलसीआर के क्रम में ही रख लेते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप इसी क्रम में रखो। ये बनाया मैंने कुंडली, इसके साथ जोड़ा श्रेणी क्रम में संधारित्र सी हो गया और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया प्रतिरोध आर। हां भैया। और इसके साथ हमने जोड़ा एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत। ठीक है, टेढ़ा है तो ये प्रेरण कुंडली सी एल सी आर। तो ये लिखा श्रेणी क्रम में एलसीआर युक्त एसी परिपथ। अभी तक हमने एल को अलग पढ़ा, सी को अलग पढ़ा, आर को अलग पढ़ा, हम सबको कंबाइन एक साथ पढ़ा। अब इसमें वही काम हमको निकालना होगा, सर्किट की धारा है, कितना आवेश है, कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, ये सब कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए दो तरीके, पहले तो यहाँ क्लियर कर दूं, जो प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत उसकी वोल्टा कितनी होगी, V बराबर ओमेगा टी। कोई डाउट नहीं भैया? जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कितनी होगी, I बराबर Im sin ओमेगा टी। अभी गलती नहीं भैया, ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस y by 2 प्लस I by 2 किसके प्लस y by 2 प्लस y by 2 प्लस हां भैया। अगर L हो तो माइनस y by 2, C हो प्लस y by 2 और R हो 0। कुछ समझ में आया? हां भैया। सर्किट कैसा बना रहे हो, परिपथ कैसा बना रहे हो, उस पर निर्भर करेगा। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आएगा, या ओमेगा टी प्लस 0 आएगा, या इसके बीच कुछ और बना रहे हो कुछ भी आ सकता है। हां भैया। कलांतर, तो उस कलांतर को मैं मान लेता हूं फाई ओमेगा टी प्लस फाई। भैया ये फाई क्या बता रहा है, वो कलांतर। किसके इसके बीच में कला का अंतर, विभव और धारा के बीच में कलांतर बता रहा है। जो ग्राफ ऊपर नीचे, कभी पाई बाय 2 कलांतर आगे, कभी पीछे, कभी हम साथ साथ। हां भैया। तो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फाई का मान कुछ भी हो सकता है। हां भैया। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के जो तरीके दो हमारे कोर्स में अगर एक बार तो सॉल्व करने का जो तरीका है, मतलब परिपथ को हल करना, उसके दो तरीके, एक तो विश्लेषणात्मक विधि कोर्स में नहीं है, और दूसरा है फेजर आरेख। विश्लेषणात्मक विधि को तो गणित विधि कहेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फेजर आरेख विधि। फेजर आरेख विधि को, इसको फेजर भी लिखता है, आरेख विधि। जो फेजर आरेख विधि को अगर ध्यान से देखा जाए तो अपना वोल्टा V बराबर Vm sin ओमेगा t, I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस फाई है। सही तो ये जो वोल्टा यहाँ से जा रही है, कुंडली के सिरों पर विभव, संधारित्र के सिरों पर विभव और प्रतिरोध के सिरों पर विभव एक समान होगा या अलग अलग होगा? अलग, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में होते तो शायद हम सोच भी सकते हैं हाँ इन पर वोल्टा समान होगी, लेकिन ये सब कैसे क्रम में? और श्रेणी क्रम में तीनों की वोल्टा अलग अलग है। क्या किसी को डाउट? तो भैया ये जो कुंडली है इसके सिरों पर कितनी वोल्टा है? तो V बराबर I R ओम कर लें। तो हम लिखेंगे V बराबर I का Vm बराबर कुछ ऐसे लिख देंगे, मैक्सिमम मान की बात करो। V बराबर Im R XL क्यों XL? यहाँ पर प्रतिरोध नहीं होता है, यहाँ पर प्रतिघात। ऐसे अगर मैं कहूँ दूसरा संधारित्र के सिरों पर कितना विभव होगा तो
क्या लिखा जाएगा? Vm बराबर Im XC और प्रतिरोध के सिरों पर क्या कहा जाएगा? Vm किसी को डाउट? हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध होता है, केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है, तो धारा और वोल्टा हम साथ साथ चलते हैं। हाँ भैया। इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होता है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए, बिल्कुल कुछ ऐसा बनता है। ये वोल्टा है और यहाँ की धारा आई है और ये हो गया उनके बीच में कलांतर, सॉरी जो भी है ओमेगा टी। लेकिन जब लगा हो संधारित्र, तो संधारित्र में धारा आगे वोल्टा पीछे, तो धारा पाई 2 कलांतर आगे होगी, ऐसे कुछ करके क्या होता है पाई 2 कलांतर पीछे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये तो हो गया Vm वापस भाई आई, लेकिन ये किसके लिए? XC, ये है R के लिए और ये है XS के लिए। प्रेरण कुंडली में धारा वोल्टा से पाई 2 कलांतर पीछे होती है। तो यहाँ बताओ इन तीनों का परिणामी कैसा आएगा? अगर आप इन तीनों का परिणामी निकालोगे, परिणामी समझते हो? जैसे सपोज करो ये एक तो है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर एक फोर्स ऐसे नहीं, एक फोर्स ऐसे, देखो अगर परिमाण में समान है तो निरस्त करेंगे ना, परिमाण में समान हो तो निरस्त करेंगे। देखो इनकी तो दिशा अलग अलग है, दिशा विपरीत है, लेकिन परिमाण समान है क्या? प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा और संधारित्र में प्रवाहित धारा समान होती है, अलग अलग होती है। प्रतिरोध फोर्स लगा था ऐसे मानने के लिए बोलो हम, प्रतिरोध का डायरेक्शन ये है, एक्सेल की दिशा ये है और एक्सी की दिशा ये है। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करने चाहिए, लेकिन निरस्त नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का परिमाण समान नहीं है। अगर परिमाण समान नहीं है तो इन दोनों का परिणामी पहले निकालना होगा। और मान लीजिए इतना बड़ा परिणामी ना आकर छोटा सा परिणामी आया, जैसे इधर लग रहा है 7 न्यूटन बल, इधर लग रहा है 10 न्यूटन बल, तो बताओ इन दोनों का परिणामी क्या है? तो इस फेजर डायग्राम में मैं ये कहूंगा इसे वापस, यहाँ इन दोनों का परिणामी आएगा ये छोटा सा, जो होगा XL माइनस XC। यहाँ तो कोई डाउट नहीं भैया। और ये वाला जो लाइन जा रहा है ये किसका है? ये प्रतिरोध का। कोई भारी काम नहीं भैया। तब इन दोनों का भी तो परिणामी आएगा। और इन दोनों का परिणामी मान लीजिए कुछ ऐसा गया। क्या कोई डाउट नहीं भैया? अब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का परिणामी है, इसको मुझे सॉल्व करना है। हाँ सदिश का नियम लगा सकते हैं, लेकिन त्रिभुज नियम लगाओ नहीं। फिर देखो परिणामी तो ये है, तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ ऐसा कुछ करके थोड़ा आगे चला जाए और इसको भी थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो क्या मिल रहा है? समांतर मिल रहा है, क्योंकि ये समांतर है। तो यहाँ कौन से नियम लगेगा? सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम याद आ रहा है? चलिए लगाते हैं। हम जानते हैं परिणामी के लिए R बराबर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq cos थीटा। याद आ रहा है? हाँ भैया। यहाँ एक बार हम लगाते हैं परिणामी के लिए, परिणामी यहाँ पर किसका आ रहा है? सब वोल्टा का। अब वोल्टा का ये देखते हैं, तो इन दोनों का परिणामी आएगा Vm बराबर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग। तो हम लिखेंगे VR स्क्वायर प्लस
एक्सेल माइनस VL माइनस हाँ भैया और स्क्वायर। भैया मान रखिएगा VM बराबर रूट रूट ऑफ VR का मान कितना है? IM IMR और खाली है। चलो हाँ जी क्लास आ गई, स्टार्ट हो गई। तो बैठो अपनी क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूँ। और इसको लेके मैं इसका इसका क्या आ जाएगा? VL का IMXL माइनस तो इधर बैठो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? IM कॉमन ले लेते हैं अगर ये रूट में है तो हट जाएगा और रूट ऑफ R स्क्वायर अब ये रूट से कुछ नहीं कटेगा और ये आपकी वोल्टा का फॉर्मूला है। एक मिनट रुको, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने एक ऐसा परिपथ बनाया जिसमें कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों लगा हुआ है और इसको भी किससे जुड़ा है? प्रत्यावर्ती। अब इनका जो वोल्टा है इस पर तो V बराबर Vm sin ओमेगा और धारा को हम कह सकते हैं Im sin ओमेगा। भाई इसलिए लिखा कि कोई प्राइवेट कलांतर आगे कोई प्राइवेट कलांतर पीछे है, जीरो का मान बराबर है, जीरो है दोनों का कलांतर। तो हम इसको सॉल्व करें फेजर आरेख विधि से। फेजर आरेख विधि से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि धारा वोल्टा का शिखर मान जो है जब प्रेरण कुंडली लगी हो तो होता है IMXL। वोल्टा का शिखर मान जब संधारित्र लगा हो तो उसका होता है IMXC और धारक प्रतिरोध को देखा तो बराबर IMR। फिर हमने इन तीनों का ग्राफ बनाया यहाँ पर। कुछ ऐसा ग्राफ मिला, कभी प्राइवेट कलांतर आगे मिला तो कभी प्राइवेट कलांतर पीछे मिला। अब इन दोनों का सबका परिणाम ही निकाला जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है परिणाम, तो यहाँ रखा मान, फिर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया जो हमने परिणामी का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर सीधी सी बात को आपको याद दिला देता हूँ कि ये मान लीजिए A सदिश और ये है B सदिश, सुंदर का जब परिणामी निकालना हो ना इसका फॉर्मूला कहते हैं ना कर्ल स्क्वायर बराबर इसका परिणामी कैसे रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर। ये मैं कहूँगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर A का मान कितना है? सब जो हमने ये वाला ले लिया और प्लस ये हो गया VL माइनस। यहाँ तक किसी को डाउट? फिर वोल्टा क्या होती है? V बराबर IR। ये हो गया V की जगह IR। एक VL है तो IMXL और VC है तो IMXC। क्या यहाँ पे कोई डाउट? अब हमने देखा ये जो VM है इन तीनों का परिणामी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया पहले, अच्छा IM कॉमन लेकर स्क्वायर हटा के तोड़ किया तो बन गया आपका VM बराबर IM R स्क्वायर। अब हम जानते वापस कहूँगा जो ये वोल्टा आ रही है इन तीनों का परिणामी है, मतलब ये प्रतिघात और ये प्रतिरोध इन दोनों का परिणाम है, इसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं VM बराबर IMZ, तो मान रखा तो IMZ बराबर IM रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। IM साइन कट गया प्रतिबाधा का मान R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसके आगे जानेंगे धारा का बड़ा या छोटा सा ही है एक्सेल माइनस में थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया? हाँ देखो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, खास सही सीधी सी बात बताओ, कभी धारा आगे होती है, कभी वोल्टा पीछे होती है, कभी कुछ होता है। तो मैंने ये मान लिया कि इसका मान ज़्यादा है और इसका मान कम है,
पड़ेगा परिस्थिति पर, मैं वापस कहूंगा परिस्थिति पर निर्भर करता है। समझ गए बात? तो हमने यहाँ जो परिणाम निकाला होगा, देखो ये चीज आपको फॉर्मूले में भी शो हो रहा है। एक्सएल माइनस एक्सी लेना है, एक्सी माइनस एक्सएल लेना, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूले में ध्यान से देखा जाए VL माइनस VC का ऑल स्क्वायर कर दो। अगर आप यहाँ से BC माइनस VL लिखते तो भी वैल्यू यही आता। क्यों? क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? हां भैया मान नहीं आएगा। हां भैया मान नहीं आएगा। समझ गया? बस हम परिणाम ही निकालते हैं। तो ये आगे प्रतिबाधा का मान Z बराबर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x माइनस r। अब अगला अगर हम देखें धारा वोल्टा वक्र, किसमें जब मैंने अभी कहा ना परिस्थिति पर निर्भर करता है कि XC का मान ज्यादा है या XL का मान ज्यादा है। अभी जस्ट बोला था मैंने। हां भैया कैसे सेटअप तैयार किया उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए XC ज्यादा है और XL कम है, अब समझ में आ रहा है? हां भैया तो मैं बताने जा रहा हूं कि किसका मान ज्यादा है, XC ज्यादा है, तो ग्राफ ऊपर की साइड होगा। हां भैया परिणाम जो होगा वो ऊपर की साइड आएगा। किसी को डाउट? देखिएगा आपने लिखा धारिता का प्रभाव ज्यादा है ऊपर की ओर, ठीक है ना? हां भैया तो मतलब धारिता का प्रभाव ज्यादा है, तो धारिता में क्या होता है, वोल्टा पीछे होती है और धारा आगे होती है। वोल्टा से धारा π/2 कलांतर आगे होता है, याद आ रहा है? हां भैया तो ज्यादा प्रभाव किसका होगा, धारा का। तो हम कहेंगे π/2 कलांतर आगे किसमें, धारिता में। तो इन तीनों का परिणाम ही निकाला जाए। तो कॉमन सेंस है, ये पूरा तो आगे जा नहीं पाएगा। हां भैया कुछ तो पहले इसके खींचेंगे और इन दोनों का परिणाम भी बीच में से कहीं आएगा। हां भैया मतलब मान में कहूंगा 0 से लगाकर π/2 के बीच हां भैया किसका मान, का कितना आगे कितना पीछे। हां भैया रिपीट कर दो, प्रतिरोध हां ये संधारित्र और ये एक्सेल। हां भैया तो अभी हमने क्या केस लिया है, XC ज्यादा है XL कम है, तो प्रभाव किसका अधिक है, धारिता का। अगर धारिता का प्रभाव अधिक है तो वो होता है वोल्टता धारा से पीछे होती है, या ये को धारा वोल्टा से π/2 कलांतर आगे बढ़ती है। समझ गए? हां भैया b से π/2 कलांतर आगे, तो पूरी तरह से π/2 कलांतर आगे होगा नहीं। हां भैया कारण बीच में प्रतिरोध भी है। हां भैया तो प्रतिरोध पूरा π/2 कलांतर उसका आगे जाने नहीं देगा, इन दोनों के बीच में कहीं मान है। हां भैया मतलब 0 तो नहीं होगा। हां भैया प्रतिरोध के समान कलांतर 0 तो नहीं होगा, और धारिता के समान π/2 कलांतर भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे पाई का मान 0 से π/2 के बीच। क्या यहाँ पे कोई डाउट नहीं भैया? अगला अगर इस केस में जो भी कहो फॉर्मूला v बराबर v sin ओमेगा t, i बराबर i sin ओमेगा t प्लस phi, जहाँ phi का मान 0 से π/2 यहाँ तो कोई डाउट नहीं भैया? अगर अगला ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ का बनाओ, ये बना लो। ये देखिए ये वोल्टा है हां भैया और ये धारा है, तो धारा क्या आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रही है। हां भैया समझ गए ना? हां भैया पूरा नहीं है लेकिन प्लस π/2 है, तो मैं यहाँ से इसका ग्राफ बनाऊंगा। हां भैया कि धारा आगे आगे है और वोल्टा पीछे है। संपूर्ण π/2 कलांतर नहीं लेना है, कुछ लेकिन वोल्टा पीछे और धारा आगे है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, एक्सेल का मान ज्यादा हो जाए और एक्सेल का मान कम हो जाए, तो इस केस में आप क्या कहोगे, धारा वोल्टा से π/2 पूरी तरह से π/2 तो होगा नहीं, और पूरी तरह से 0 समझ गए? लेकिन अब की बात कलांतर कम है, इसलिए देखो फॉर्मूला में लिखा है sin ओमेगा t माइनस फाई। क्या समझ में आ रहा है? मतलब फाई का मान तो 0 से π/2 के बीच में है। बस पहले कलांतर आगे था, अब पीछे कलांतर पीछे। मतलब धारा आपकी बार पीछे हो जाएगी, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये आगे से वोल्टा और ये आगे धारा, जो भी है ये नीचे से। क्या यहाँ तो कोई डाउट नहीं भैया? चलिए सर, तो आज के लिए इतना ही। कंफर्म है अब तो? जो आप कह रहे थे परिणामी कि आपने इधर ही क्यों लिया एक्सेल माइनस एक्सी, तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता है क्या होगा। एंड में बताने का आपने 0.55 मतलब माइनस π/2 से कम है। मैंने क्या कहा, प्रभाव किसका अधिक है यहाँ पर,
एक्सेल का तो पाइवेट वाला तो पीछे लेना चाहेगा आगे लेकिन क्या प्रतिरोध पूरी तरह से उसको पीछे जाने देगा देगा। तो वो यहाँ कहीं से ग्राफ जाएगा जैसे ये आया आगे तो वो ना तो जीरो है कलांतर और ना ही पाइवेट वाला वो जीरो से पाइवेट के बीच में ये कहा लेकिन पीछे ना धारा वोल्टेज है इसलिए माइनस पाइवेट आएगा ये रखा कोई डाउट चलिए मिलते हैं दोबारा